जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बायो की क्लास आपकी लास्ट टाइम चल रही थी और बायोलॉजी में हम लोग पादप जगत वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक चल रहे थे। लास्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया था कि विश्व के सबसे ऊंचे पादप जो भी होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सभी आते हैं आपके अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। दूसरा हम लोगों का जो टॉपिक बचा था वो था आपका एंजियोस्पर्म। आज हम लोगों का टॉपिक होगा एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग आवृत बीजी के नाम से भी जानते हैं। आवृत बीजी के बारे में बताएं आपको तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है फिर से, जिसमें एक को बोलते हैं एक बीजपत्री और दूसरे को बोला जाता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के नाम से यह विभाजित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हमने बोला था मोनोकॉटिलेंडन और डाइकॉटिलेंडन, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। आज हम लोगों का ये टॉपिक होगा। देखिए हमने कल आपका थोड़ा सा स्टडी किया था कि कौन कौन सी चीजें पढ़ा चुके हैं और कौन कौन सी चीजें बायो में रह गई। तो उसमें हमने देखा था, जैसा कि हमने आपको जनन तंत्र के बारे में बताया था कि जो 8 प्रकार के तंत्र हमने बताए थे उसमें जनन तंत्र का टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको अपने से तैयार करना होगा। एक तंत्र और रह गया है जिसका नाम था तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र हम एक वीडियो में उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, या आप अपने से पढ़ लो तो कोई बात नहीं। तंत्रिका तंत्र का एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद आज हम लोग को ये टॉपिक खत्म करना है। इस टॉपिक के खत्म करने के साथ साथ, जैसा कि आप लोगों ने बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अभी इसके जो टॉपिक बचे हैं वो भी हमने बताया था, जो 2-4 टॉपिक अभी और बाकी हैं वो आज ही इसी के बाद हम शुरू कर लेंगे, यानी उसी के साथ साथ हम वो भी आपको बताते जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पादप किस कुल के अंतर्गत आता है, जैसे आपने एक कुल हमने आपको बताया था, दालें जितनी भी होती हैं वो सब लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। दूसरा, पादप में कौन से सत्य फल आते हैं, यानी कि किन फलों को सत्य फल किन को असत्य फल। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है पादप जनन तंत्र से, तो वो भी टॉपिक आपका बताएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बताने होंगे। तो आज हम लोग पहले ये टॉपिक क्लियर करते हैं, इसके बाद आप बोलेंगे तो हम आपका तंत्रिका तंत्र और जो बचे वाले पॉइंट हैं वो भी खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग बायो की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। 1000 क्वेश्चन उसके तैयार हो चुके हैं। 1000 क्वेश्चन के 50-50 क्वेश्चन के सेट आपके रेडी हैं, जो हम लोग इसी पेड ग्रुप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा हम चेक कर लें आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसा कि हमने बताया इसको बोलते हैं मोनोकॉटिलेंडन्स और इसको बोलते हैं डाइकॉटिलेंडन्स। तो ये हम लोगों को आज देखना है। एक बीजपत्री को समझने के लिए हमने बताया था कि आप ऐसा बताएंगे आपको कि आप खेत में हो तो भी जान जाओगे, और अगर कहीं और भी हो तो भी जान जाओगे कि कौन से एक बीजपत्री है कौन से द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री के संबंध में आपको बता दें कि वे पादप जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र का अर्थ होता है कि जब हम उसका कवर खोलें, जैसे यहाँ पर आवृत बीजी है तो मतलब आवरण होगा, लेकिन जब उसका आवरण हम खोलें यानी उसका बीज जब ऊपर से इस तरीके से खोलें, तो खोलने के बाद अंदर जो उसका टुकड़ा निकले
यानी अंदर जो बीज का दाना निकले उसको जब हम दो भागों में डिवाइड बीज से ना कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो वो एक बीजपत्री होगा, अगर कर दिया तो वो द्विबीजपत्री होगा। एग्जाम्पल को अगर देखें तो एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरीके समझ जाओगे। जैसे आपका गेहूं, जैसे आपका धान, या जिसको चावल भी, धान के बाद आप इसमें से चावल प्राप्त करते हो, जैसे आपका मक्का, जैसे इसी में आप देख सकते हो गन्ना, बाजरा, जई, ये सब आपके एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। गन्ना आ गया तो यहीं पर बांस भी आ जाएगा, और बांस से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांस एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बांस एक प्रकार की घास होती है, बांस उदाहरण होता है घास का, ये पादप में घास के अंतर्गत रखा गया है। अभी देखेंगे कि बांस को किस कुल के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां से इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी बीज पत्र को खोला जाए तो उसमें एक बीज ही पाया जाए। एक तरीका और पहचानने का, एक बीज पत्री में कभी भी मूसला जड़ नहीं पाई जाती। इनमें मूसला जड़ नहीं होती। अब बात आती है ये मूसला जड़ क्या होती है। अभी जड़ों की कितनी वैरायटियां होती है, जड़ कितनी प्रकार की होती हैं, ये जड़ें कैसे कैसे विभाजित होती हैं, अभी वो भी बताएंगे। मूसला जड़ का अर्थ होता है कि जब आप, जैसे आपने गेहूं का पादप उखाड़ा, जैसे अगर कभी खेत गए होगे तो गेहूं का सबने देखा होगा, गेहूं का पेड़ अगर आप उखाड़ोगे तो उसमें पतले पतले धागे नुमा संरचना होती है, उसमें एक पर्टिकुलर मूसला जड़ यानी एक मोटी जड़ जमीन के अंदर नहीं गई होती। उसी जगह अगर आप जैसे नीम का पेड़ देखोगे, या आप जैसे खजूर, खजूर क्या आप जैसे मान सकते हो सेब का पेड़ देखोगे, नीम का पेड़ देखोगे, इनको जब उखाड़ोगे तो इनके नीचे अगल बगल तो महीन जड़ें होती, लेकिन बीच में एक मुख्य जड़ होती है जो कि बहुत मोटी होती है। वही मोटी वाली जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। तो इनमें मूसला जड़ नहीं पाई जाती, इनमें रेसे नुमा जड़ें पाई जाती, तो इनमें मूसला जड़ भी नहीं पाई जाती। उसी जगह अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वे पादप जिनमें बीज दो भागों में हो, जैसे एग्जाम्पल चना, चने को या दालें, इनको आप क्या करते हो, इनको आप अगर बीज से तोड़ोगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक बेर होता है जावा बेर, ये भी दो भागों में। कटहल, इसका बीज भी दो भागों में बट जाता है। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं जिसके बारे में हम लोग, जैसे अनार, जैसे सेब, इनके बीज अगर तोड़े जाएंगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है, इनमें मूसला जड़ होती है। तो ये इनके पहचानने का तरीका होगा कि कैसे हम इनको पहचानेंगे। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक बीजपत्र क्या है, द्विबीजपत्र क्या है। उदाहरण अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालना कि क्या इसका बीज दो भागों में बट जाएगा। अगर बट जाएगा तो द्विबीजपत्री होगा, या मूसला जड़ अगर है तो भी द्विबीजपत्री होगा। यानी जो बड़े पेड़ तैयार होते हैं वो सब द्विबीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री का मतलब वो दो भागों में विभाजित नहीं होगा। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। अब इसके अंतर्गत एक बीजपत्र में कुछ कुल आते हैं और कुछ आते हैं उनके पादप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दाल के संबंध में पूछा गया कि दालें किस कुल का पादप है, तो उसी तरीके से एक बीजपत्री में हम लोग पहला कुल देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैमिनेसी कुल।
कुल को हम लोग फैमिली भी बोल सकते हैं, कुल या फैमिली। तो ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत जैसे कौन कौन आएगा, तो ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है आपका गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसी के साथ आप नोट कर सकते हो बांस, गन्ना, जई, ये सब आपके ग्रेमिनेसी कुल के पादप हैं। तो ये आपको पहला याद रखना है कि ग्रेमिनेसी कुल के, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, पिछली बार भी रेलवे में बहुत पॉपुलर रहा ये क्वेश्चन कि किस कुल का पौधा है। तो याद रखिएगा ग्रेमिनेसी कुल में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, बांस, गन्ना, जई, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत। या आप पत्ती से याद रखना चाहो तो पत्ती से भी याद रख सकते हो कि जिसमें पत्तियां आपकी एक घास के आकार में होती हैं, उसको हम लोग किस में रखते हैं, तो उसको हम लोग ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत रखते हैं। ग्रास माने क्या होता है, घास। इसी में आता है आपका एक दूसरा कुल जिसको हम लोग बोलते हैं पालमी। पालमी, पालमी कुल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो पालमी के अंतर्गत, पालमी को हिंदी में बोला जाता है ताड़, यानी जिनमें पत्ते झाड़ी नुमा हो, हमने आपको बताया था झाड़ नुमा हो या झाड़ी नुमा हो, तो इसके अंतर्गत आपका आएगा अखरोट, नारियल, खजूर, इसी के अंतर्गत आएगा आपका ताड़। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके पालमी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसी का तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा कुल कौन सा आएगा, तो तीसरा कुल आप यहां पर नोट कर सकते हो लिलिएसी। लिलिएसी, लिलिएसी कुल के अंतर्गत आता है आपका प्याज, बहुत बार पूछा गया, प्याज, लहसुन। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिलिएसी कुल के अंतर्गत कौन से पादप आएंगे, प्याज, लहसुन। दूसरा, अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे, प्याज लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, गंध का कारण सल्फर होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो किसके कारण होते हैं, तो वो भी सल्फर यौगिक के कारण होते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्याज, लहसुन, तो ये लिलिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट हमने आपको बैक्टीरिया पढ़ाते समय भी बताया था कि बैक्टीरिया के नाशन में किस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी जितनी भी सल्फर से बनी हुई दवाइयां होती है, यानी सल्फा ग्रुप की जितनी भी दवाइयां होती हैं, सब बैक्टीरिया के नाशन में प्रयोग की जाती हैं, या बैक्टीरिया से बचाव के लिए सल्फर ग्रुप की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए अब इधर देख लेते हैं द्विबीजपत्री में कौन कौन से उदाहरण आएंगे। द्विबीजपत्री के अंतर्गत पहला कुल है मालवेसी। पहला कुल है, इसके अंतर्गत मालवेसी। मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है जूट, बहुत बार पूछा गया, कपास, भिंडी। जूट, कपास और भिंडी मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। जूट, कपास और भिंडी मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कंपोजिट ग्रुप। दूसरा है कंपोजिट या कंपोजिटी ग्रुप। इसके अंतर्गत याद रखिएगा जितने भी फूल आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सूरजमुखी, जैसे गेंदा, जैसे लिली,
ये सब आपके कंपोजिटी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो फूल किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके कंपोजिटी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला एक ग्रुप है तीसरा, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तीसरा ग्रुप है जिसको हम पहले भी बता चुके थे, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत ये आपको तैयार करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत सबसे पहली चीज तो हमने बताई थी आपको, दालें जितनी भी होती हैं सब लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत एक खास बात हमने आपको बताई थी कि लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत दालों में एक प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन का नाम क्या है जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन लास्ट टर्म हमने आपसे पूछा था, उस दिन ध्यान नहीं आ रहा था। क्वेश्चन हमने पूछा था कि पीट कोयला किससे प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। तो याद रखिएगा जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है स्फेगनम में। ये शैवाल है एक तरीके का, आप शैवाल के प्रयोग जो पढ़ रहे थे वहां स्फेगनम के बारे में बात करी थी। तो पीट कोयला स्फेगनम नामक शैवाल से बनाया जाता है। याद रखिएगा कि पीट कोयला स्फेगनम नामक शैवाल से बनाया जाता है। इसके बाद लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत और कौन कौन से, तो दालें इसी के अंतर्गत आती है आपकी इमली, इमली इसी के अंतर्गत आता है अशोक, अशोक का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, इसी के अंतर्गत आपका इमली, दालें, इमली, अशोक, और इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा बबूल, बबूल जिसको अपने गांव घर की भाषा में बोलते हैं बम्बुर, बबूल इसी के अंतर्गत आपका बबूल। बबूल के बाद लाजवंती, लाजवंती जिसको हम लोग छुई मुई भी बोल देते हैं, छुई मुई। ये सब आपके लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके बाद इसमें एक चौथा ग्रुप आपको याद रखना है। चौथा ग्रुप है जिसे बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। चौथा ग्रुप है आपका रूटेसी, रूटेसी। रूटेसी कुल के अंतर्गत खट्टे फल आते हैं जैसे नींबू, संतरा, ये आपके रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ये पूछा गया कि नींबू, नारंगी, खट्टे फल ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपके रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, भूलना नहीं है। 4 इधर हैं और 3 इधर हैं, ये आपके दिमाग में होने ही होने चाहिए, बोलने नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दिख रहा है सबको? आप लोग यार देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक क्यों नहीं करते हो? अच्छा नहीं लग रहा क्या पढ़ने में? पहली बात तो सब लोग देख ही नहीं रहे हो, बाद में देखते हो, तुरंत तो कोई देखता ही नहीं। हमें भी लगता है कि यार का गलत पढ़ा रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर इसके आगे बताएं। तो यहाँ से आपकी बायो का 80% टॉपिक क्लियर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का टॉपिक बचा है, वो हम आपको बता देंगे, हमने फिर कहा था। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं जहां से हमें क्वेश्चन बढ़ाने होंगे और क्वेश्चन जहां से आते हैं। अब वो टॉपिक जो बचे हुए टॉपिक हैं जो अभी तक किसी ने नहीं पढ़े, वो टॉपिक अब हम बताने जा रहे हैं।
अब अगला जो टॉपिक होगा, टॉपिक का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन बचे हुए जो पॉइंट हैं क्वेश्चन ये बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हम इनको बहुत लंबे पैमाने पे अगर लेकर जाएंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि पादपों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण बताइए? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हरित लवक में। हरित लवक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी कि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट या एक तत्व पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, जिसे हम लोग मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। यहां तक बात हो गई थी। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके थे कि पौधे यानी पादप क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या ग्रहण करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ग्रहण करेंगे। बनाते क्या है, तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ से इतना पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आप सोच रहे होगे क्यों पढ़ा रहे हैं। अब इसी के आगे बात शुरू होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की सबसे तीव्र क्रिया किस रंग में होती है बताइए? तो हमने बताया था ये सबसे तेज होती है लाल रंग में, सेकंड नंबर पर होती है नीले रंग में, और सबसे कम दर किस रंग के लिए है, तो हरे रंग में। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये हम लोग बात कर चुके थे। अब यहाँ पर जो हरित लवक के बारे में बात करी, तो हरित लवक क्या है? हरित लवक एक वर्णक होता है। वर्णक, वर्णक के संबंध में हम लोग दो तरीके से पढ़ चुके थे। वर्णक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वर्णक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? वर्णक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्णक को क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक, इसी को वर्णक बोलते हैं। पादपों में कितने प्रकार के वर्णक, इसी को हम लोग लवक भी बोल देते हैं। तो लवक पादपों में कितने प्रकार के होते हैं, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो पादपों में लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। वर्णक पादपों में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पादपों का रंग निर्धारित करने के लिए, या पौधों में जो भी रंग निर्धारित होता है, रंग निर्धारण का कार्य वर्णक करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पादपों में, तो बात आएगी कौन रंग निर्धारित करेगा, तो वर्णक करेगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि जंतुओं में वर्णक रंग कौन निर्धारित करेगा, तो जंतुओं में, त्वचा के संबंध में ही पूछा जाता है, जंतुओं में या मानवों में या सजीवों में, सजीव जगत के जंतुओं में त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है, तो एक वर्णक ही निर्धारित करता है। इस वर्णक का क्या नाम है? इसे मेलानिन के नाम से जाना जाता है। मेलानिन वर्णक के द्वारा ही मानव में त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि पादपों में वर्णक का यानी रंग किससे निर्धारित होता है, तो भी वर्णक या लवक से निर्धारित होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णी लवक, पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, और तीसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं
हरित लवक, हरित लवक। तो ये 3 प्रकार के लवक या वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण पादपों में रंग का निर्धारण होता है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्णी लवक को? इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक को क्या बोलते हैं? तो इसे आप पहले ही लिख चुके हो, ये हरित लवक क्या है? एक प्रकार का वर्णक है यानी लवक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ये पादपों में होते हैं। इसमें से जो वर्णी लवक होता है, ये वर्णी लवक क्या करता है? पादपों में, लिख लीजिएगा आप लोग पूरी भाषा, पादपों में रंग का निर्धारण करता है, रंग का निर्धारण करता है। तो रंग का निर्धारण करने का कार्य किसका? ये क्वेश्चन पूछा गया। पादपों में रंग का निर्धारण किस प्रकार के लवक से होता है? वर्णी लवक से होता है। जंतुओं या मानवों में रंग का निर्धारण किससे होता है? मेलानिन से होता है। तो ये अंतर से याद रखिएगा। दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट का क्या करता कार्य होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट ये जो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है, उस भोजन का संग्रह करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ये भोजन का संग्रह करता है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका क्या कार्य होता है? तो ये भोजन का, आप सबने अभी पढ़ा, भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण करना किसका कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन का निर्माण करना। क्योंकि पादप कैसे होते हैं? तो पादप आपके होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बताया था कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। तो भोजन का निर्माण करेगा हरित लवक, संग्रह करेगा अवर्णी लवक, और रंग निर्धारित करेगा वर्णी लवक। तो यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताएं। अब यहां से बात आई कि वर्णी लवक रंग का निर्धारण करेगा, तो यहीं से क्वेश्चन बनने लगता है कि किस में, यानी किस फल में या किस पुष्प में रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। यहां से जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण? तो टमाटर का जो लाल रंग, अब अगर वर्णी लवक की हम लोग बात करें तो वर्णी लवक क्या करेगा? रंग का निर्धारण करेगा। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो पहला यहां से याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइकोपिन एक प्रकार का लवक है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टमाटर के लाल रंग होने का कारण लाइकोपिन नामक लवक होता है, सब लिख देगा जो आपको मालूम होगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। यह लवकों के अंतर्गत किस प्रकार का लवक है अगर पूछ लिया गया, तो ये वर्णी लवक होता है। और वर्णी लवक का मतलब क्या है? रंग का निर्धारण करना। इसके बाद दूसरा, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि गाजर का लाल रंग या गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। यहीं पर पूछ लेता है आपसे चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग विटेनिन के कारण होता है, विटेनिन नामक वर्णक के कारण होता है, विटेनिन, विटेनिन के कारण होता है। यहीं से आपसे पूछ सकता है कि सेब या बैंगन का रंग, सेब या बैंगन का रंग पूछ ले, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये एंथोसाइनिन के कारण होता है,
एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसी जगह अगर आपसे एक और पूछ ले कि पीले पुष्प यानी पुष्पों का पीला रंग या पीले पुष्प का रंग किसके कारण होता है, तो ये जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। ये जेंथोफिल नामक वर्णी लवक के कारण होता है। बहुत सारे हैं इस तरीके से। अब हम लोग जरा दूसरा देख लेते हैं, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के अंतर्गत आप पढ़ते हो कि अवर्णी लवक क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो अवर्णी लवक के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है, अवर्णी लवक के अंतर्गत आपसे पूछेगा कि स्टार्च का संग्रह करने वाला निम्न में से कौन सा एक अवर्णी लवक है। तो पहला याद रखिएगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट एक अवर्णी लवक होता है जो भोजन का संग्रह करता है। और पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, तो आप सबको पता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था कि यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है आपका स्टार्च। तो ये स्टार्च संचित होता है किस अवर्णी लवक के द्वारा, एमाइलोप्लास्ट के द्वारा। अगर जंतुओं में पूछा जाए कि जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो हमने बताया था ग्लाइकोजन के रूप में। पादपों में संचित भोजन होता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, तो ये आपको याद है। इसके बाद एक आपका इलियोप्लास्ट है, दूसरा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या करता है, इलियोप्लास्ट आपका लिपिड का संग्रह करता है। लिपिड, लिपिड आप जानते हैं ये एक प्रकार का फैट होता है, तो आप नोट कर सकते हैं लिपिड या फैट का पादपों में संग्रह इलियोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक में होता है। स्टार्च का संग्रह एमाइलोप्लास्ट नामक लवक में होता है। यहां से आपको इतनी बात याद रखनी। इसके बाद तीसरी बात अगर करें, जैसे आपसे पूछे कि प्रोटीन का संग्रह कौन करता है, क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का संग्रह पादपों में कौन करता है, तो इसका नाम सिंपल है, इसे प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्लास्ट लग जाएगा वर्ड, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो वो अवर्णी लवक के संबंध में। ये 3 आपको याद रखना है। पहला याद रखना है एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, इलियोप्लास्ट लिपिड का और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का। ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो एमाइलो का लगे तो स्टार्च, इलियो लगे तो लिपिड। इलियो तो लिपिड, यहाँ इलियो लगे ली मतलब लिपिड, ऐसे याद रखिएगा, ली मतलब लिपिड। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हरित लवक के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके थे कि ये किसके कारण होता है। तो हरित लवक का रंग कैसा होता है, ये भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और इसके लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है, तो मैग्नीशियम। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ग्रहण करता है, जबकि ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का। तो यहाँ से ये आपका टर्म है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है। अभी इसमें से संबंधित और भी कई सारे पॉइंट हैं जो हम लोग कवर करेंगे, आपका जब प्रैक्टिस करेंगे तब और कवर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नोट कर लीजिएगा जरा। समझ में आ रहा है सबको?
अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, बताया था, दिया क्या था क्वेश्चन, हमने आपको बताया था कि प्रकृति का आतंक किसे कहा जाता है। प्रकृति का आतंक, तो आपने कहा था यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, या जिसको हम लोग सफेदा के नाम से भी जानते हैं, गांव घर में भी सफेदा कहा जाता है, सबसे तेजी से बढ़ता है। और हमने बताया था अनावृत बीजी के अंतर्गत सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पादप भी यही है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है, बताइएगा इसका आंसर। बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है? देखिए, बंगाल के आतंक के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है। अब बताएं इसका थोड़ा सा क्यों कहा जाता है। देखिए, जलकुंभी एक ऐसा पादप है, आप सबने अपने तालाबों में देखा होगा, इसका फूल देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है और तालाब, झील, नदी इसकी सतह पर बढ़ता है। इसका फूल देखने में अच्छा लगता है, इसलिए बंगाल सरकार ने इसका शुरुआत में बढ़ावा दिया इसको कि देखने में अच्छा लगता है, तो तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका एक फीडबैक जो देखा गया, एक ड्रॉबैक था जो बहुत लंबे समय बाद देखा गया, कि जिस तालाब या झील में ये जलकुंभी फैलता है तेजी से, वहां पर जलीय जीव मरते जा रहे हैं। जलीय जीव मरते जा रहे हैं, यानी बहुत सारी मछलियां मरी पाई गई या बहुत सारे जलीय जीव मरे पाए गए। तो वहां पर ये रिसर्च की गई तो पता लगा कि जो जलकुंभी है, ये जलकुंभी ऊपर पूरी तरीके से छा जाती है सतह पर, तो जो ऑक्सीजन होती है वो पानी की ऑक्सीजन को खींच लेती है। जलकुंभी पानी की ऑक्सीजन जो भी पानी में होती है उसको खींच लेती है और ऊपर से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो स्वयं में ही संचित रखती है, पानी की भी ऑक्सीजन खींच लेती है, जिसके कारण पानी में जो नीचे के जलीय जीव हैं उन तक ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं पहुंच पाती और दम घुटने के कारण उन जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं होती। क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होगी, तो उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त होती है आपकी ऑक्सीजन किससे प्राप्त होगी, तो जल से प्राप्त होगी। इसलिए जलकुंभी को आपका बंगाल का आतंक घोषित कर दिया गया था। तो यहां से ये पॉइंट याद रखना है। इसको वाटर हायासिंथ के नाम से भी जाना जाता है, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वाटर हायासिंथ। तो यहां से इतना आपको नोट कर लेना है। कल आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कल इसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है या पहले हम आपका तंत्रिका तंत्र करा दें फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो हमें कमेंट आप लोग जब कमेंट बॉक्स पे आज ही कर देना, तो आज कमेंट कर दोगे तो कल, आज या कल तक भी कमेंट कर देना। तो जब भी देखना वीडियो एक कमेंट कर देना कि पहले तंत्रिका तंत्र कराना है कि पहले ये टॉपिक कराना है। अगर तंत्रिका तंत्र कराना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सत्य फल किसे कहा जाता है, असत्य फल किसे कहा जाता है, और पादपों में जो निषेचन की क्रिया वो कैसे होती है, पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है। तो अगर आप चाहते हो कि पहले हम तंत्रिका तंत्र खत्म कर दें या इसी को कंटिन्यू रखें, तो अगर इसको कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू लिखना, और अगर तंत्रिका तंत्र शुरू करना हो तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम लिख देना। हम समझ जाएंगे, हम वही टॉपिक कल करा देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर देना, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस को भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी को भूल गए थे, सभी को जय हिंद और वंदे मातरम।